जय हिंद, जय महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विश्वजीत सिंह सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी लाइव पे, जहां पे हम लोग ज्योग्राफी की क्लास जो है लगातार सेशन ले रहे हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, कंटिन्यूस उसी सेशन पे आज दूसरी सीरीज रहेगी हमारी। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले शुरुआत करते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज जो है उगना पड़ेगा, और ये हकीकत है। आज का टॉपिक एटमॉस्फेयर, उसका कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ जितना भी जो गैसियस कंपोनेंट फैले हुए हैं उनको हम इन शॉर्ट एटमॉस्फेयर कहते हैं। और उसको क्या है, अलग अलग लेवल्स में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। वेदर उसकी जो डेंसिटी हो, ठीक है, उसमें क्या कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, और वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है। इन सारी चीज़ों पे हमने ना बहुत सारे लेयर्स में डिफाइन कर रखा। पहले पढ़ लेते हैं वायुमंडल के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या कह रहा था कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी के कारण, है ना, के कारण पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल उन अनेक गैस का एक मिश्रण है ना। अब अनेक गैस का मिश्रण कैसे है? अगर आप आपके हवा में देखोगे तो हवा में क्या केवल ऑक्सीजन है? नहीं, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, सब है यहाँ पे गैसेस, सारी की सारी गैसेस हैं। अब कुछ कम मात्रा में, कुछ ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, तो वही है। तो मिश्रण है ये पूरा का पूरा गैसों का, जिसमें ठोस तथा तरल पदार्थों के कारण जो है असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। वायुमंडल में अगर हम बात करें, उपस्थित गैसों का जो है प्रतिशत निम्न होता है। अब यहाँ उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि वायुमंडल ना, अगर हम मोटे तौर पे एक चीज़ समझें तो हमने वायुमंडल को बेटा यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा जो हमारा वायुमंडल है ना, उसको हमने ना विभिन्न लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या लेयर्स हैं आप देखोगे तो ये किलोमीटर हमने लेके रखा है 400 किलोमीटर तक। मोटाई जो है ना, हम नॉर्मल जो देखते हैं तो 400 से लेके 600 किलोमीटर तक का हम लोग ठोस मानते हैं, और 600 किलोमीटर के बियॉन्ड जो है ना वो गैप फॉर्म में विस्तृत है। गैप मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, यहाँ से लेके 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, या फिर बेटा अगर हम पूरी की पूरी पृथ्वी की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि पूरी की पूरी पृथ्वी यहाँ से तो क्या है, ज़्यादा चौड़ी है, और यहाँ से हम बात करें तो कैसी है, सकड़ी है, दबी हुई है पृथ्वी, ठीक है, ऊपर से दबी हुई है। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि ग्रेविटी की जब भी बात आती है तो ग्रेविटी इक्वेटर की तरफ अगर हम बात करें, इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होती है, इक्वेटर पे कम रहेगी कंपैरिजन टू पोल्स, क्योंकि केंद्र से दूरी ना यहाँ पे कम है, यहां से केंद्र से दूरी जो है ना पोल्स की तरफ वो कम होती है। और अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की तरफ तो ये होती है ज्यादा, ठीक है, ये होती है ज्यादा, और ये जो दूरी होती है पोल से लेके केंद्र की तरफ ये होती है कम। तो अगर कई बार अगर इस तरीके का प्रश्न बने कि कंपैरिजन के लिए आपको देश भी दे सकते हैं कि भाई इस जगह पे जाओगे आप तो ग्रेविटी कैसी मिलेगी, इक्वेटर की तरफ का कोई देश दे दिया और फिर कोई पोल की तरफ का देश दे दिया, तो वहां पे ग्रेविटी में भी अंतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ से दूरी ज्यादा है तो फोर्स को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही, तो कम हो जाएगा डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे जो है ना कंपैरिजन टू इसके कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे जो पोल्स है ना इसकी तरफ ज्यादा है। अब ज्यादा है तो यानी ज्यादा ताकत है, ज्यादा ताकत है तो क्या, हर चीज वहां पे खिंची हुई रहेगी। यानी अगर हम इधर एक पृथ्वी का और अगर हम ग्लोब का बनाते हैं, इस पे समझते हैं, तो वायुमंडल पे जो, अगर हम वायुमंडल की ये परत को यूं समझें तो वायुमंडल पे पोल्स की तरफ जो है ना ज्यादा खिंचाव होगा। ज्यादा खिंचाव होगा तो वायुमंडल क्या है, सारी की सारी परत, जब ग्रेविटी ज्यादा होगी तो हर चीज जमीन पे ज्यादा ठोस तरीके से चिपकी हुई होगी ना, ठीक है, और ग्रेविटी कम होगी उतनी हल्की हल्की होगी, उस पर उतना ही कम फोर्स लग रहा है। तो इसलिए वायुमंडल की जब मोटाई जो है ना यहाँ पे अधिक होती है, इक्वेटर की तरफ वायुमंडल की मोटाई अधिक होती है, और यहाँ जो है ये कम होती है मोटाई। ये एक बेसिक सा अभी यहाँ समझ के चलना आप, ठीक है। इसलिए ट्रोपोस्फियर भले यहाँ पे हमने कितना दे रखा है, यहाँ पे हमने 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई ले रखी है, लेकिन यही चीज जब हम ग्लोब के समझते हैं तो इक्वेटर की तरफ ये जो चीज है ना ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक चल जाती है, और ये यहाँ पे जो है ना 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे चल जाती है, ठीक है, 10 या 8 किलोमीटर तक ही रह जाती है एक अमूमन, ठीक है। तो हमने एक मोटा मोटा समझ लिया कि यहाँ पे ट्रोपोस्फियर फैला हुआ है। अब ये ट्रोपोस्फियर क्या होता है, अभी धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे हम। 10 से लेके अगर हम 50 की बात करें तो इसमें कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जिसे कहा जाता है समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। इसे के बाद ऊपर जाएंगे हम 50 किलोमीटर से और ऊपर अधिक जाओगे तो 80-90 किलोमीटर के हद पे जाओगे ना तो मध्य मंडल मिलेगा, इसे मध्य मंडल कहते हैं,
है ना। अभी मैं बताऊंगा मध्यमंडल सबसे ठंडी परत भी होती है पूरी हम वायुमंडल में बात करें, और इसके ऊपर जो है ना ये थर्मोस्फियर आ जाएगा आपका, थर्मोस्फियर, एग्जॉस्फियर। मध्यमंडल के ऊपर थर्मोस्फियर बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, इसी को आयनोस्फियर भी कहा, इसके ऊपर ही जो है ना आयनोस्फियर भी आ जाता है, आयनोस्फियर यानी आयन मंडल भी कहा जाता है। अब इसके बारे में चलते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और हम लोग जान लेते हैं। जाने क्या कि भाई पृथ्वी में अगर वायुमंडल की बात करें तो गैसेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी गैसेस कितने प्रतिशत मात्रा में रहती हैं, जो अमूमन क्वेश्चन बनता है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस है हमारे यहाँ वो है N2। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है, लगभग 78.03% मात्रा में जो है नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे ऑक्सीजन O2 जो है उसके बाद दूसरे नंबर पे मिलती है, लगभग इसे 20.99% रहती है, लेकिन हम 21% इसे कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्गन मिलती है, तीसरे नंबर पे जो गैस मिलती है ना वो कौन सी मिलती है, आपके आर्गन मिलती है 0.93%। इसके बाद आती है जो बवाल वाली गैस है जो सब तरफ अफरा तफरी मर रही है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है ये, तो ये 0.03% है लगभग। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नियॉन आ जाता है, हीलियम आ जाता है, ठीक है, ओजोन आ जाती है, ये भी हार्मफुल गैसेज में से हैं, ठीक है। अगर पृथ्वी के अंदर है, नीचे है, ट्रोपोस्फियर के नीचे है, निचली लेयर्स में हमारे आसपास है तो बेकार है। स्ट्रेटोस्फियर में ना समताप मंडल में तो अच्छी है। क्यों अच्छी है और क्यों बेकार है अभी हम समझते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है। एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी कैसे होती है कि ये ना गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, CO2 हो गया, O3 हो गया, ये क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है ना। तो वार्मनेस है ना, इनको एब्जॉर्ब करती है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगे ना तो अपने आप क्या करेंगे, एब्जॉर्बिशन का काम करेंगे। सेम वाइज काम करती है CO2। फिर आ जाता है आपको हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसके बाद 0.01 जो है % आपके अन्य गैसेज आ जाती हैं। तो ये तो याद रख लेना, इनमें से ये पहले जो 4 हैं ये तो पूछ लिए जाते हैं, 4 से 5, ठीक है। तो ये याद रखना, इनका क्रम याद रख लेना आप। आगे बात करते हैं गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प, धुआं के कण, ठीक है, नमक के कण, धूल कण और विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। अब कुल मिला के क्या कहते हैं इनको, एक आपने टर्म सुनी होगी, एरोसोल। एरोसोल क्या होता है दोस्तों, एरोसोल यानी हमारे आसपास जो मौजूद जो है ना पार्टिकल। अब आप एक रूम को बंद करके चल जाओ, बढ़िया साफ सफाई करके चल जाओ, 1 महीना मत खोलो, आप आओगे ना लौट के जब उस कमरे में बढ़िया खिड़की विड़की सब पैक है, सब चीज पैक है, लेकिन आप आए तो पता पड़ रहा है कि यार ये कांच के ऊपर धूल आ गई, टेबल के ऊपर धूल आ गई, सोफे के ऊपर धूल आ गई। ये धूल आती कहाँ से, क्योंकि हवा में ना अपने आप बहुत माइन्यूट पार्टिकल हैं। थोड़ी देर में जो हम लोग हिलते हैं ना, इसके कारण क्या होता है, ये पूरे हवा में स्कैटर्ड हुए रहते हैं, जिसमें जलवाष्प भी मिलेगा आपको, ठीक है। इसी हवा में जलवाष्प भी मिलते हैं, धूल के कण भी मिलते हैं, बारीक कण मिलते हैं, इन्हें एरोसोल्स पार्टिकल कहा जाता है। और टाइम के साथ ना ये धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं। ये नहीं होते तो स्कैटरिंग भी नहीं होती, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होती। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या, ये जो सूरज आया और सूरज आते से इतनी जोर से रोशनी हो गई, इसे क्या कहते हैं, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ये पार्टिकल से जब सूरज की रोशनी टकराती है ना, तो उसको चारों तरफ स्कैटर कर देती है लाइट को। यही कारण है कि हम लोग देख पाते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी जो है ना वो इसी के कारण, एरोसोल्स के कारण ही होती है, ठीक है, एरोसोल्स के कारण होती है। आगे बात करें तो वायुमंडल जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा पृथ्वी के से बंधा हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज 1%, इंक्लूडिंग अनइवन कंपोजिशन ऑफ सॉलिड लिक्विड पार्टिकल दैट सराउंड अर्थ, ठीक है। हम बात करें प्रिवेटेड गैसेज एनवेलप सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ दैट इज रिटेन्ड बाय द अर्थ ग्रेविटी, और ये सारे के सारे जो है ना अर्थ की ग्रेविटी के कारण रिटेन्ड होते हैं। आगे बात करें इन द एटमॉस्फेयर अदर देन गैसेज, वाटर वेपर, स्मोक पार्टिकल, साल्ट पार्टिकल, डस्ट मिट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, हैवी गैसेज आर फाउंड इन लोअर लेवल। जो जितनी हैवी गैसेज हैं, है ना, हैवी गैसेज है तो ज़्यादातर वो गैसेज मिलती हैं जो किसी ना किसी कंपोजिशन के साथ हैं, दूसरी गैस के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी हुई जो रहती हैं वो ज़्यादातर हैवी गैस के तौर पे टर्न होती है। जब नाइट्रोजन हम बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, हैवी गैसेज हैं तो सारी की सारी यहीं मिलेंगी, ठीक है। यद्यपि वायुमंडल में हम बात करें 97% भाग जो है 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। हमारे पूरे वायुमंडल का हम क्या बात करते हैं, पढ़ते कहाँ से, 900 किलोमीटर ऊंचाई तक है और ऊपर तक है, उस सब का जो है 97% भाग जो है मात्र 30 किलोमीटर तक रहता है।
सोचो कितनी, क्यों? अब इसमें सोचने वाली बात क्या सर, ग्रेविटी है ना, तो ग्रेविटी नीचे तक है तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन, जितने हैवी पार्टिकल होंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे, जितने हल्के पार्टिकल होंगे वो और दूर तक फैलते जाएंगे। तो जितना मैक्सिमम जो है ना हम बात करें भाग वायुमंडल का, वो 97% भाग वो कहाँ पे 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, परंतु इसकी अधिकतम जो है ऊपरी सीमा 10,000 किलोमीटर तक जो है बताई गई है। 10,000 किलोमीटर तक जो है वो इसकी अधिकतम सीमा है। थर्मोस्फियर, इसके बाद हम बात करें एग्जॉस्फियर, है ना, आ जाएगा आपका। वायुमंडल की बात करें हम, ये पूरा एग्जॉस्फियर वाला सीन आ जाएगा। एग्जॉस्फियर यहाँ पे खत्म हो जाता है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। आगे बात करते हैं तो वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित होता है। यानी यहाँ पे भी, इसमें भी हम कंपेरिजन करें तो 30 किलोमीटर तक तो 97% है, और उसमें भी 50% मात्र 5.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही मिल जाएगा आपको। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग, जलवाष्प का पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है, ये किसका? वाटर वेपर्स का। जलवाष्प का 90% भाग मात्र 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही मिलता है। यानी आप वाटर वेपर्स देखेंगे ना तो वाटर वेपर इससे ज्यादा ऊंचाई पे नहीं मिलता, इसलिए आप देखोगे कि इसी ऊंचाई के बीच में ना जितने भी क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं वो सारे के सारे इसी ऊंचाई के बीच में होते हैं। कहां तक? 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो है सीमित होता है। सामान्यतः समुद्र पर 1% तथा आंतरिक स्थलों में जो है ये 0.4% जलवाष्प होता है। सामान्यतः मतलब समुद्र की तरफ जाओगे तो वहां पे क्या है, 1% तक हम बात करेंगे, ज्यादा हो जाएगा वहां पे कंपैरेटिव टू स्थल सीमा पे, क्योंकि वहां पे वाष्पीकरण की दर कम है। समुद्र है, इतना सारा पानी पानी है, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे क्या हो जाएगा, पानी वाला क्षेत्र है ना, तो पानी पे क्या होगा, जलवाष्प की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। तो वायुमंडल में जो है आपके इवोपरेशन की मात्रा जो है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जलवाष्प जितने भी रहेंगे वो आपके सराउंडिंग में रहेंगे। आगे बात करें तो वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसेस, हैवी गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो कि 20 किलोमीटर तक होती है। हाइड्रोजन जो है 125 किलोमीटर तक आमतौर पे जाती है ना, तथा अधिक ऊंचाई पर जो है हल्की गैसेस होती हैं, जैसे कि नियॉन, है ना, हीलियम, ये सब हल्की गैसेस में काउंट होती है। नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, है ना, जीनॉन आदि पाए जाते हैं। ये लाइट गैसेस हैं, इनसे भी ऊपर मिलेंगी। तो वायु पृथ्वी की रक्षा करने वाली, है ना, रोधीय आवरण है। अगर हम बात करें इसमें वायुमंडल की बात करें तो एक रोधीय आवरण होता है ये, इसका ओजोनिक परत, है ना, ओजोनिक परत O3 की जो परत होती है ओजोन की, ठीक है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है अधिकांशतः सोख लेती है। समझना, पूर्ण रूप से नहीं, अधिकांशतः सोख लेती है। फिर भी जो है ना वायुमंडल में हम बात करें तो कुछ हद तक जो है ना हमारे यहाँ पहुँचते हैं। अगर हम बात करें, देखो लाइट में क्या होता है, ये मैंने कई बार बताया, VIBGYOR, ये लाइट का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से चलता है। लेकिन जितना अब इस साइड बढ़ेंगे हम, इसकी अगर मैं बात करूं, इसी कलर में बात करूं, डेंसिटी में, कॉन्ट्रास्ट में बात करूं, तो लाल कलर क्यों यूज होता है खतरे के निशान के लिए, हम बात करेंगे ट्रैफिक लाइट के लिए, ताकि दूर से दिख जाए। क्यों दूर से दिख जाए? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूरी तय करता है ना, उसकी जो वेव है ना उसकी लेंथ ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूरी तय करता है। जैसे कि मैं बात करूं, है ना, तो हम बात करें वेवलेंथ, क्या ये ऑसिलेशन जो लगाया, ठीक है, इसमें कितना गैप है, एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन में यहां से लेके यहां तक कितना गैप आया है किसी वेव में, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हम बात करें तो ऐसी अगर मैं बात करूंगा ना, तो वॉयलेट की तरफ जितना आप जाते जाओगे, ये इस ग्रीन कलर से आप जितना इधर जाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। और वेवलेंथ अगर बढ़ेगी ना बेटा, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कंपोनेंट जो है ना उसका वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, यानी उसमें ऊर्जा की मात्रा उतनी कम हो जाएगी। और जितना हम इधर जाएंगे, है ना, इस ग्रीन कलर से इधर की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है ना बेटा वो जो है आपकी बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी, एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, है ना, और एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो वेवलेंथ जो है ना कम हो जाएगी। यानी कंडीशन क्या आएगी, ये एक कंडीशन तो ये आ गई और एक कंडीशन ये आ जाएगी। अब इसने तो दूरी तय की इतनी सी, इसने दूरी तय कर ली इतनी सी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट करने की जो दर है ना वो ज्यादा है फ्रीक्वेंसी में। तो ये फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी हो गई, इतने से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हाई फ्रीक्वेंसी हो गई। हम यहाँ से निकालेंगे तो ये लो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ना, इसलिए जो है आपका, और इसी के इधर वॉयलेट के इधर ही हम जाएंगे तो अल्ट्रा वॉयलेट मिलेगा, यानी उसका एनर्जी कंटेंट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, तो हानिकारक है हम लोगों के लिए। तो ये जो O3 है ना, O3 जो लेयर है हमारी ओजोन की लेयर, ये सारी की सारी यूवी रेस को वहीं एब्जॉर्ब कर लेती है, मैक्सिमम यूवी रेस को, फिर भी आती है हमारे अर्थ पे, ठीक है। हम बात करें आगे, बढ़ते हैं बेटा हम। तो in the atmosphere, ozone layer protects life on the earth by absorbing ultraviolet solar radiation, warming the surface through heat retention, greenhouse effect, इसे ही greenhouse effect कहते हैं,
ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बेसिकली बेटा, आपको अब मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं। इसको यहां से ले लेते हैं हम, कलर चेंज कर लेता हूं एक मिनट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बेटा, ग्रीन हाउस आप जाओगे ना कहीं पे, जैसे आप ठंडे इलाकों में जाओगे तो वहां खेती वगैरह करनी है, जैसे मान के चलो, तो एक जमीन के टुकड़ों पे ना इस टाइप के ग्रीन हाउस बना दिए जाते हैं। अब ये ग्रीन हाउस आपने देखा होगा, हरे हरे पॉलीथीन बैग वाले पूरे टांग दिए जाते हैं, पहले होता था, है ना। हम बात करें बैगन वगैरह की खेती करनी है, कहीं किसकी खेती करनी है, तो उसके लिए जो है वो उसका उपयोग किया जाता था। अब इन ग्रीन हाउस में क्या होता है ये समझना। क्या हो गया भाई, हाईलाइटर को पेन ही चलेगा इस पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रीन हाउस की बात करें। अब ये ग्रीन हाउस करता क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इसे। जैसे आप कार में घुसते हो तो उसे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कैसे, ये सूरज है मान के चलो, अब सूरज से जितनी भी वेव्स आती है ना वो किस में आती हैं, शॉर्ट वेव्स में आती हैं। शॉर्ट वेव्स, शॉर्ट वेव्स किसे कहते हैं, एक होती है शॉर्ट वेव्स और एक होती है लॉन्ग वेव्स। शॉर्ट वेव्स हो गई ये तो ठीक है, और एक हो गई लॉन्ग वेव्स। शॉर्ट वेव्स यानी फ्रीक्वेंसी हाई, एनर्जी हाई, ठीक है, और वेवलेंथ जो है वो कम। इधर लॉन्ग वेव्स में क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम और वेवलेंथ जो है वो ज्यादा। ये चलता है लॉन्ग वेव्स में फिनोमिना, ठीक है। तो इसी फिनोमिना के तर्ज पे क्या होता है, शॉर्ट वेव्स अंदर आई, सीधी की सीधी हमारे यहां घुसी और घुसते सी इसमें भी घुस गई। अब इसमें घुसी, थोड़ा कुछ तो इससे टकरा गई, फिर इससे टकरा गई जमीन पे, और जमीन पे ये पौधे लग रहे थे, ठीक है, हो सकता है एक आध आदमी भी था, जो भी था, यहाँ पे जितनी भी चीजें मौजूद थी ना इन सबसे टकराई, और टकराने के बाद क्या होती है, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो शॉर्ट वेव्स अंदर आ रही हैं ये टकराने के बाद क्या कन्वर्ट हो जाती हैं, लॉन्ग वेव्स में। और ये लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जानी थी ना बेटा, तो इनकी ना निकलने की ताकत, उस क्षेत्र से निकलने की ताकत जो है ना वो कम हो जाती है, लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो गई। क्यों, एनर्जी कंपोनेंट अब क्या हो गया, कम हो गया, फ्रीक्वेंसी जो है वो ड्यूरेशन कम हो गया। तो उस तरीके से चूहे की समान है ये, कि एक चूहा फ्रिज में घुस तो गया और वहाँ पे बढ़िया खाना वाना खा लिया, लेकिन उस क्षेत्र से निकल नहीं पा रहा, निकलने में कठिनाई सी आ रही है ना, जान लगानी पड़ रही है, सेम वही। और इसी की तरह से ना अब अंदर क्या होगा, ट्रैपिंग होगी। किसकी ट्रैपिंग होगी, हीट की ट्रैपिंग, हीट ट्रैप होने लगी। अब ये बेटा जो हीट ट्रैप हो रही है ना, यही तो जनरेट कर रही है, इसी को तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं हम। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब इसमें आप बोलोगे ग्लोबल लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों दोष दिया जाता है, या हम बात करें मीथेन वगैरह को क्यों तोड़ने के लिए ओजोन के लिए खतरा माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड भी यही काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में ना, पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड निचली लेयर में दब जाती है। तो ये क्या करती है, जो हमारी सामान्य प्रक्रिया रहती है ना निकलने की, उसको कम कर देती है, गैस को ज़्यादा रोक लेती है। सॉरी, शॉर्ट वेव्स जो लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट होती है ना, इनको ज़्यादा देर रोक लेती है। तो इसलिए ही ना यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। अब ये बेसिक सा फिनोमिना है ग्लोबल वार्मिंग का, सिर्फ इतना सा फिनोमिना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को जो है समझ भी आ गया होगा। ये आपने कार देखा होगा, नई डिजाइन दी है, देखना मत तो कार में भी क्या होता है, आगे शीशा रहता है बढ़िया सा, ठीक है, आगे शीशा रहता है। अब बढ़िया घुस तो गए आप इस कार में, ठीक है, आप इस कार में घुस गए, बढ़िया बेहतरीन तरीके से बैठे हुए हो, गए अंदर, ठीक है, फिर निकल गए बाहर, गाड़ी लॉक करके चले गए, बढ़िया कांच वाँच चढ़ा के आप शीशे वीशे लॉक करके चले गए, धूप में खड़ी करके छोड़ गए। इसके साथ भी वही है, लेकिन जैसे ही आप अंदर आओगे ना, गाड़ी में घुसते से एकदम से भपका सा गर्मी सी फील होती है। वो क्यों फील होती है, क्योंकि यहाँ पे भी वही फिनोमिना लग रहा है, शॉर्ट वेव्स में आ रही है अंदर, और सीट वगैरह से इन सबसे टकरा के ये अंदर कांच के कारण निकल नहीं पाती। ये कांच क्या कर देता है, कांच ट्रैप कर देता है, किसी भी वो जो लॉन्ग वेव्स हैं उनको ट्रैप कर लेता है अंदर, तो वार्मिंग बढ़ जाती है। तो ये चीज़ फिनोमेना जो है आपकी गाड़ियों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, अब इस पर वापस से आते हैं हम। तो यहाँ पे जो है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग वाली जो टर्म है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली, वो समझ में आ गई होगी आपको। एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एक्सट्रीम बिटवीन डे एंड नाइट, ठीक है। और ये क्या करती है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो डिफरेंस क्रिएट हो सकता है ना, उसको भी कंट्रोल करती है। एयर ऑल्सो कंटेन अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर and average around 1% at the sea level and 0.04% over the entire atmosphere। धूल, धुआं एवं नमक के कारण जो है जलवाष्प को आकर्षण करने के कारण, ठीक है, ओके, जो है आर्द्रग्राही
नाभिकीय भी कहा जाता है। अब इसको हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, अच्छा लिखा भी है आपके हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पानी को सोखती है। अगर ये धूल में ये हम बात करें जलवाष्प है या क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, तो किस लिए हो पा रहा है, जो बादल बन पा रहे हैं बेटा हमारे यहाँ जिसके कारण बारिश हो रही है, या फिर जो हमारे यहाँ से वाटर वेपर जो क्रिएट हो रहे हैं, इवोपरेशन जो प्रोसेस चल रही है हमारे यहाँ, तो वो कहीं ना कहीं तो सेटल हो रहे हैं। और वो क्लाउड फॉर्मेशन क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल हैं, एरोसोल्स नहीं होते इसमें, धूल के कण नहीं होते, नमक के कण नहीं होते बारीक बारीक, तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या कर देते हैं, ये सोख लेते हैं पानी को, तो ये पानी को अपने पास सोखते हैं। यही कारण है ऊपर ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और जब कैपेसिटी जो है वो उनकी जो रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाती है, बिल्कुल घट जाती है कि अब इससे ज़्यादा नहीं सोख पाएंगे, तो बारिश के फॉर्म में पानी नीचे आ जाता है। ये चीज़ है। और दूसरी बात हम एक और चीज़ मैं कुछ बताना चाह रहा था इसमें, चलिए कोई नहीं, अब आगे आएगा तो वो और चीज़ समझा दूंगा। हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो डे एंड नाइट का जो कॉन्सेप्ट था, ये क्या चीज़ है। अब क्या होता है बेटा, अगर मान के चलो ये कुछ लेयर्स नहीं होती, ये O3 लेयर नहीं होती यहाँ पे, ये O3 लेयर अगर यहाँ पे नहीं होती तो क्या होता, ये मान के चलो एक कंडीशन तो बना रहे हैं अपन ये, और एक कंडीशन बना रहे हैं ये। अगर इसमें मान के चलो ये नहीं होता, तो ये शॉर्ट वेव जब टकरा के है ना, ये ट्रैपिंग हो रही है, ये ट्रैपिंग हो रही है, इसलिए ना टेम्परेचर जो है ना धीरे धीरे घट रहा है, प्रोसेस जो है धीरे धीरे। अगर मान के चलो O3 होती नहीं है, ये CO2 वगैरह जैसे कुछ चीज़ें होती नहीं, CO2 भी अपने आप में ज़रूरी है, नहीं होती तो क्या होता, अब ये पृथ्वी पे आया और यहीं से निकल लिया, यानी दिन दिन में तो गर्मी रहेगी और एकदम से दिन भर रात भर तो सूरज है ही नहीं, तो एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा, जो चांद वगैरह पे होता है या दूसरे कोई ग्रह पे जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है ना, वहाँ पे भी देखने को मिलता है कि दिन में तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा पहुँच गया। कितना ज़्यादा पहुँच गया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, आदमी जल जाए, मतलब राख हो जाए, ऐसा टेम्परेचर हो गया, रह ही नहीं पाए, कोई जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाए। और रात में जो है ना एकदम से क्या हो जाए, ये एटमॉस्फेयर के कारण जो है हम लोग इतना इसलिए जिंदा बैठे हैं, इसमें जो विभिन्न लेयर्स है ये इसलिए तो बेनिफिशियल है ये। और रात में एकदम से कितना हो जाए, -200, तो कहाँ से कोई लाइफ पॉसिबल होगी, इतना ज़्यादा जो वेरिएशन है ना वो हो नहीं पाता। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है ना, ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डे एंड नाइट के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना, उसको मेंटेन करके रखता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर रखता है। आगे चलते हैं, धूल के कण वायुमंडल से होकर आने वाली सूर्य की किरणों का परिक्रमण करते हैं, परिकिरण करते हैं, ठीक है, जिसे स्कैटरिंग कहते हैं हमें, जिसके कारण जो है आकाश का रंग जो है हमें नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, VIBGYOR, सीधी सी बात है। इनकी वेवलेंथ कम है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, वायलेट कलर जो है ना वो ऊपर ही छूट गया, लेकिन स्कैटरिंग के कारण क्या है, ये जो ब्लू वाला कलर है ना ये पूरी तरफ स्कैटर हो जाता है, इसलिए हमें आसमान जो है नीला दिखाई देता है, नीला नीला दिखे आसमान, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि धूल के कण नहीं होते तो स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होती, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो धूल के कण जो है सूर्य ताप को रोकने तथा उनके परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। आगे बात करें, ये सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय आकाश में लाल और नारंगी रंग की छटाओं का भी निर्माण करते हैं। क्यों निर्माण करते हैं, अब सुबह और रात में क्या, दिन में क्या अंतर आ जाता है, देखो सीधी सी बात है, चीज़ तो वही कर रहे हैं, चीज़ तो क्या कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप मौजूद हो, यहाँ पे आप मौजूद हो और ये सूरज की एक पोजीशन है कि सूरज की दूसरी पोजीशन है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो क्या हो गया, सनसेट हो गया और ये राइज हो गया। अब इसमें लाइट तो सेम ही निकल रही है, यही VIBG निकल रहे हैं, है ना। हम बात करें रेड के आगे भी हम बात करें इंफ्रारेड वगैरह, ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, IR वगैरह, ये तो सेम ही चीज़ है, ये अल्ट्रा वायलेट निकल रही है, इनमें सब में निकल रही हैं। अब यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से इस वाली कंडीशन में क्या होगा, इस वाली कंडीशन में यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है ना, ज़्यादा है नहीं है, यहाँ आप ये देख रहे हो और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अब कलर तो सारे यहीं आ रहे हैं, लेकिन जो इनकी क्या बताई थी अपन ने, वेवलेंथ कम होती है। क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है। अपन ने बात की थी कि भैया इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है, वेवलेंथ यानी दूरी तय करने की क्षमता कम होती है। तो ये VIBGYO जितने भी कलर है ना Y तक, ये यहीं रह जाते हैं आधे रास्ते में, और इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, तो ये यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसलिए हमें सूर्यास्त और सूर्योदय के समय ऑरेंज और रेड कलर फॉर्मेशन में जो है हमें सूरज दिखता है। और यही कंडीशन अगर यहाँ हो जाती है तो सारे के सारे शॉर्ट डिस्टेंस हो गई, तो सारे के सारे कलर हमें प्रतीत होते हैं। तो इसलिए VI तो ऊपर ही रह गया, और B जो ब्लू कलर है ना वो स्कैटरिंग के कारण पूरे में फैल जाता है, तो ब्लू कलर जो है ना हमें स्काई दिखाई देता है, ब्लू स्काई आ जाता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। एक बार SS लेना, स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लेना फटाफट से। चलिए इसके आगे और चर्चा करते हैं हम, और क्या दे रखा है हमें।
चलिए यहां देखें हम धूल के जो है कणों की उपस्थिति के कारण ही घने धुंध तथा धुआं जैसा कोहरा जो है वो भी बनता है। जो धुंध वगैरह दिखती है हमें शाम के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे, वो भी इसी के कारण बनता है। अब थोड़ा सा पहले ना गैसेस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा और। नाइट्रोजन जो हमारी 78% है, इसका काम क्या है? वायुमंडल में गैसों में ये वातावरण में मौजूद सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन। अब इसकी खासियत क्या है बेटा? एक तो ये कंबशन रोक रही है, कंबशन जो है रोक रही है। अब सोचो हम कहीं पे भी आग कब लगा पाते हैं? कहीं पे भी आग कब लगा पाते हैं? तभी लगा पाते हैं ना जब हम जो पत्थर, जैसे पहले भी किसी ने जलाया होगा पत्थर से, चिंगारी भी लगाई होगी, क्यों? ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। ऑक्सीजन हटा दोगे क्या? आग बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी। अब ऑक्सीजन है वातावरण में तो आग तो दहक जानी चाहिए। जो भी ज्वलनशील होगा, पेट्रोल है, पेट्रोल मान के चलो अलग अलग जगह है तो थोड़ी सी जगह में भी भयंकर फैलना चाहिए, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन कम है, 21% है बस, और 78% जो है ना, इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग में ना नाइट्रोजन भी मौजूद है। ये नाइट्रोजन क्या करती है? ये जो कंबशन, जलने की जो प्रक्रिया है, इसको कम कर देती है। नहीं तो ऑक्सीजन के कारण तो एकदम से जल जाता कोई भी चीज़। आप मोमबत्ती लगाओ, मोमबत्ती पूरी पिघल जाती, सारी चीज़ें कंडीशन हो जाती। तो नाइट्रोजन क्या है? उसको कंबशन को धीरे धीरे कर देती है, उस प्रक्रिया को जो है ना स्लो डाउन कर देती है। साथ के साथ नाइट्रोजन के लिए आपको सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन जो है, हम बात करें, प्रोटीन का एक बहुत बड़ा घटक है। आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। सोयाबीन वगैरह की खेती, मूंगफली वगैरह की जब भी खेती होती है तो उसमें क्या होता है? जो घटक मौजूद होते हैं नीचे डाउन में, राइजोबियम बैक्टीरिया और रहता है उनकी जड़ों पे, वो क्या करता है? लूज नाइट्रोजन, जो एयर में नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और नाइट्रेट के कारण ही ना, उसी के कारण कोई भी पौधा है जो उसके फल डेवलप कर पाता है, फल बना पाता है, प्रोटीन डेवलप कर पाता है खुद के लिए। तो यहाँ पे याद रखना, ये नाइट्रोजन जो है ना बेटा, ये क्या करती है? प्रोटीन डेवलपमेंट में काम करती है। अगर ये नहीं होती तो हमारे यहाँ क्या नहीं होता? वेजिटेशन भी नहीं होती। जो भी वनस्पति है ना बेटा, वनस्पति का हमारी पृथ्वी पे अभाव हो जाता। ठीक है, ये अगर नहीं होती तो, ठीक है, वेजिटेशन भी जो है हमारी पृथ्वी पे नहीं होती। और दूसरी बात जो है, कंबशन की प्रक्रिया भी जो है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन बात करें तो ये तो सभी को पता है, ये इंसानों और जानवरों के लिए जो है जीवनदायी गैस होती है। ऑक्सीजन नहीं होती तो हमारे बहुत सारे काम नहीं होते, ठीक है। हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो नहीं चल पाते। 93% जो है आर्गन है, इनर्ट गैस होती है आर्गन, ये याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली, अगर आपसे प्रश्न बनता है इनर्ट गैस कौन सी है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो आर्गन है। इनर्ट गैस अगर पूछी जाती है, इनर्ट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि अक्रिय गैस होती है। अक्रिय यानी किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो आर्गन हो जाएगी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली इनर्ट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह एक भारी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मैंने अभी बता दिया आपको क्यों होता है ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये परत बना लेती है ऊपर एक निश्चित हाइट पर जाके, तो ट्रैपिंग करती है। ट्रैपिंग यानी फंसा लेती है, किसको? शॉर्ट वेव्स को, है ना, शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स को, उनकी सारी सबकी ट्रैपिंग करती है। ये आने वाली जो है सौर विकिरण के लिए जो है परागम्य है, लेकिन बाहर जाने वाली स्थलीय विकिरण के लिए जो है अपारदर्शी है ना। तो यानी जो टेरेस्ट्रियल जितना भी रेडिएशन जा रहा है, जो मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मेशन, कि यहाँ से टकराने के बाद जो जा रहा है उसको ये ड्रॉप कर लेती है, अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जम गई तो। और वहाँ से आने वाली जो शॉर्ट वेव्स हैं उनकी एनर्जी कंपोनेंट वगैरह ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो उनको तो आसानी से आने देगी अंदर। और जो जाने वाली वेव्स है ना, इनको यहाँ पे ब्लॉक कर लेती है, या ब्लॉक भी कर लेती है और धीरे धीरे जा पाती है। ओजोन की बात करें, यद्यपि यह बहुत मात्रा में मौजूद है, यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक जो है फिल्टर के रूप में कार्य करता है और अवशोषित करता है किसको? अल्ट्रा वायलेट रेस को। साथ के साथ अगर ओजोन की मोटाई के बारे में पूछा जाए तो ओजोन की मोटाई किस में नापी जाती है बेटा? डॉप्सन में। डॉप्सन में जो है ना ओजोन की मोटाई को, परत की मोटाई को नापा जाता है। आगे बात करें वाटर वेपर्स की बात करें तो 0.4% जो है पूरे वॉल्यूम में होते हैं आपके वाटर वेपर्स, जलवाष्प वायुमंडल में। आगे बात करें पार्टिकुलेट्स की बात करें, जिन्हें एरोसोल्स भी कहते हैं, तो वायुमंडल में मौजूदा ठोस कणों में धूल कण, नमक के कण, इन सबको जो है पार्टिकुलेट्स भी कहते हैं। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब ये तो सारी चीज़ समझ गए, इन सारी गैसेस से ये समझ गए आप लोग कि सब नीचे, ऊपर, और भी हल्की गैस रहेगी वो और ऊपर रहेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। इन्हीं गैस वगैरह, इन्हीं चीज़ों के कारण ना हमने ऊपर से इस लेयर को, पहली लेयर तो बनाई है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद दूसरी लेयर बनाई है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी लेयर हमारी जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? मेसोस्फियर हो जाएगी, है ना। तो ये मेसोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, ट्रोपोस्फियर हो गया, फिर थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर हो जाता है।
आगे बात करें तो हमारी पूरी की पूरी वायुमंडल जो है ना, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल 5 प्रकार की जो है लेयर में डिवाइड है। अब 5 प्रकार की लेयर, ये बचपन से लेके आपने बहुत क्लासेस में मैप देखा होगा। ट्रोपोस्फियर, यहाँ से 0 से लेके 12 किलोमीटर तक आप लगभग देख रहे हो। स्ट्रेटोस्फियर देख रहे हो, स्ट्रेटोस्फियर में हॉट एयर बैलून्स वगैरह वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। मीटरॉइड्स के लिए आपने ये देख रहे हो, ये उल्काश में, ये जो आपको पृथ्वी से टूटते हुए तारा दिखाई देखते हैं ना, ये मेसोस्फियर तक आते आते जल जाते हैं। कहाँ से घर्षण चालू हो जाता है इनका? ये थर्मोस्फियर से चालू हो जाता है इनका घर्षण। क्यों होता है वो अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप थर्मोस्फियर की बात करें, थर्मोस्फियर को क्या कहते हैं हम? आयन मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं। अब बताऊंगा मैं आयन मंडल के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ आते हो तो आप ये रंग बिरंगी लाइटें जो आजकल इंस्टाग्राम वगैरह आप लोग चला रहे होंगे तो उसमें बड़े वो चल रहा है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ लाइट्स भी कहते हैं, इसे सदर्न पोल लाइट्स भी कहते हैं, तो पोलर लाइट्स कहते हैं इन्हें। दक्षिणी में हम बात करें तो दक्षिण में कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तरी ध्रुव पे कहा जाता है अरोरा बोरोलिस, ठीक है। तो इस तरीके से कहा था। और उसके बाद जितना एक्सोस्फीयर है इसमें लगभग हमारी जितनी मेजर सैटेलाइट्स हैं वो छोड़ी जाती हैं। अब क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। इस परत की औसत ऊंचाई जो है ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवतीय रेखा पर जो है 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है जिसमें वायु के संपूर्ण भार का 75% भाग पाया जाता है। जलवाष्प धूल कणों में जो है क्षोभ मंडल में ही सकेंद्रित चक्रवात आदि औसत जो है मौसम होगा, मौसम की घटनाएं इसी में होती हैं। मौसम है ये, ठीक है। तो ये औसत गलत हो गया, मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं, चक्रवात की बात करें, सारी की सारी ऑक्सीजन वगैरह गैसेस की बात करें, मेजर गैसेस की बात करें, सारी की सारी कहाँ आ जाती है बेटा? इसी लेयर में आ जाती है, क्षोभ मंडल में आ जाती है, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ जो है तापमान में कमी आती है। आप जितना पृथ्वी की इस सतह से ऊपर उठोगे, ये ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं, यानी 18 किलोमीटर तक की हाइट, अगर 12 से लेकर 18 किलोमीटर तक की हाइट हम मोटी मान रहे हैं, 12 टू 18 किलोमीटर। अब इस हाइट में आप जैसे जैसे ऊपर उठते जाओगे ना, तो टेम्परेचर जो है ना वो कम होता जाएगा, और नीचे जो है ना, नीचे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो ऊंचाई के साथ जो है टेम्परेचर घटता है। ये अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रोपोस्फियर की, क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर पे कमी आती है। कितने होती है? 165 मीटर पे कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, ठीक है। इसे ही सामान्य ह्रास दर कहते हैं बेटा। सामान्य ह्रास दर क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। अगर आप पे प्रश्न बनता है कि नॉर्मल लैप्स रेट कितनी है पृथ्वी पे, तो 165 मीटर पे हम उठेंगे, 165 मीटर की हाइट पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं हम? क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। अब जैसे हमने पृथ्वी की जब हम संरचना की बात कर रहे थे, हमने लास्ट क्लास में बात की थी, तो हमने क्या बात की थी कि सब में जो है ना डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं सारी लेयर्स में, ठीक है। एक लेयर ये है, रैपिड डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी हमने, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी। तो ऐसी एक लेयर जैसे ये ट्रोपोस्फियर है और इसके ऊपर हमने स्ट्रेटोस्फियर नाम दिया। तो अब कुछ ना कुछ स्ट्रेटोस्फियर के भी गुण पाए जाते हैं इसमें, और कुछ ना कुछ ट्रोपोस्फियर के भी गुण पाए जाते हैं। तो मिक्सचर वाला क्षेत्र हो जाता है, जिसमें इसकी स्ट्रेटोस्फियर की भी क्वालिटी है, समताप मंडल की भी क्वालिटी है, और आपकी कैसे क्षोभ मंडल की भी क्वालिटी है। तो इसी जो लेयर है जब ये खत्म होती है, तो ये जो संक्रमणीय क्षेत्र होता है किसके बीच में? ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में, यानी जो है क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं हम? क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। सबसे निचली और इससे सघन परत का भार जो है संपूर्ण वायुमंडल के भार का लगभग 15% है। ट्रोपोस्फियर नामक शब्द जो है तीसरा द बोर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, कि देन है। हम बात करें ट्रोपोपॉज मिश्रण, या हम बात करें विक्षोभ को कहा जाता है। विक्षोभ प्लस स्फीयर का मतलब हो जाता है आपका प्रदेश। ट्रोपोस्फियर ये ग्रीन भाषा का शब्द है। वायुमंडल में के इस निचले स्तर को संवहनीय मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे संवहन धाराएं जो है अधोमंडल की बाहरी सीमा तक सीमित होती है। समस्त मौसमी घटना जो है इसी मंडल में होती है। इसी मंडल की एक और विशेषता यह है कि इसके भीतर जो है ऊंचाई वृद्धि होती है, ठीक है। आगे बात करें, ग्रीष्म ऋतु में इसका स्तर की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है और शीत ऋतु में जो है कम हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, जब भी टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है तो ये जो क्षोभ मंडल है बेटा, ट्रोपोस्फियर है, इसकी ऊंचाई भी घटती और बढ़ती रहती है। यानी सूरज की गति अगर हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध पे आ गई, कर्क रेखा की तरफ आ गई, तो यहाँ से यहाँ ऊंचाई जो है वो बढ़ जाएगी। किसकी?
ट्रोपोस्फियर की, और यहाँ पे जो है ना वो कम हो जाएगी। ऐसे ही जब ये गति इक्वेटर पे करेगा तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही ये मकर रेखा पे जब सूरज आ जाएगा, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध पे आ जाएगा तो यहाँ की ऊंचाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होती है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक्सपैंड होते हैं, अपनी अपनी जगह जो है ना वो धीरे धीरे हो जाते हैं। अब होता ही यार, गर्मी में बैठ जाओ, ठुस ठुस के बैठ जाओ तो वैसे ही पसीना पसीना हो जाओगे। बेचारे मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं खुद को। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स भी खुद को एक्सपैंड कर देते हैं। आगे बात करते हैं क्षौभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो है 1/1.5 किलोमीटर मोटाई संक्रमण मंडल को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है भूमध्य रेखा पर 17 से 18 किलोमीटर की पर होती है ना, और तापमान जो हो जाता है यहाँ पे माइनस में 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और ध्रुवों पे जो है ये 7 से 10 किलोमीटर होती है, और तापमान जो है -60 होगा, -60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, होता है। आगे बात करते हैं इस जो है सक्रिय पेटी में ऊंचाई के साथ जो है तापमान गिरना बंद हो जाता है। आगे बात करें, मतलब ये जो ट्रोपोपॉज है ना बेटा, जो हमने बात की, जो क्षोभ सीमा की बात की, इसमें जो है अब तापमान गिरना जो है वो बंद हो जाता है। मतलब जो लैप्स रेट थी, हमने नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ी थी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिरता है 165 मीटर पे, वो कम हो जाता है, वो खत्म सा हो जाता है। ठीक है, साथ ही तापमान में वृद्धि के कारण तापमान जो है व्युत्क्रमता है कि जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। व्युत्क्रमता की स्थिति जो है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो है इन्वर्जन चेंज आ जाता है। गैस में अगर हम बात करेंगे तो इन्वर्जन आ जाता है, यानी जो अभी तक घट रहा था ना एकदम से जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है। तो द ट्रोपोस्फियर इज वेयर ऑल द वेदर टेक प्लेस। ये भी हमने बात कर ली कि सारी के सारी जो वेदर कंडीशन है वो ट्रोपोस्फियर में ही प्लेस होती हैं। ठीक है, रीजन ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ पैकेट्स ऑफ एयर, द एयर प्रेशर एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ओनली 10% ऑफ दैट ऑफ द सी लेवल। ठीक है, हम बात करें 0.1 एटमॉस्फियर, देयर इज थिन बफर जोन बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द नेक्स्ट लेयर कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज, है ना। आगे बात करें, द ट्रोपोस्फियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीजिंग टेम्परेचर विद द हाइट एट द एवरेज रेट ऑफ 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। ये फीट्स में भी आपको मिल गई है जानकारी। 3.5 डिग्री जो है पर फीट, हम बात करें फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट पे जो ड्रॉप हो जाता है, जिसे हम बात करें 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा 1 किलोमीटर पे। बात वही आ गई, 165 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिर रहा है ना, तो 1000 मीटर पे कितना जाएगा, तो 6.5 सेंटीग्रेड गिर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री लगभग जो है टेम्परेचर गिर जाता है। इसके बाद समताप मंडल देखते हैं हम। समताप मंडल में मौसमीय उपद्रव्य कम हो जाता है। इस परत में हम बात करें, तापमान ऊंचाई के साथ जो है बढ़ता नहीं है, अपितु जो है समान ही रहता है। जलवाष्प एवं धूल कण यहाँ नजर नहीं आते, तो यहाँ पे क्या है, जलवाष्प और धूल कण का क्या हो जाता है बेटा, अभाव हो जाता है, यहाँ पे मिलते ही नहीं है। ओजोन मंडल व समताप मंडल के बीच समताप सीमा पाई जाती है। कौन सी सीमा पाई जाती है, समताप सीमा पाई जाती है। सेम वही चीज हो गई, स्ट्रेटोपॉज, है ना। तो यानी क्या हो गया, ये अभी हमने बात की कि कौन कौन सी लेयर देखी हमने, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, यहाँ ये स्ट्रेटोस्फियर आ गया, इसके बीच में ट्रोपोपॉज है। ठीक है, यानी मिश्रण वाला क्षेत्र है। ऐसे स्ट्रेटोस्फियर और ऊपर मध्य मंडल है, जिसे क्या कहते हैं हम, मेसोस्फियर कहते हैं। तो इसके बीच में ना स्ट्रेटोपॉज मिल जाएगा, यहाँ का भी संक्रमणीय क्षेत्र रहेगा ये, तो इसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। ऊपर जाएंगे मध्य मंडल, और ऊपर हम बात करेंगे थर्मोस्फियर आ जाएगा, या फिर आयन मंडल आएगा, इसे क्या कह लेंगे हम, मेसोपॉज, है ना, मध्य मंडल सीमा, मध्य सीमा। ठीक है, तो समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसके बाद बात करें, इसी मंडल की जो निचली परत में यानी 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर तापमान परिवर्तित रहता है। ठीक है, आगे बात करें, इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान क्रमशः बढ़ता है। 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो है तापमान फिर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है, 20 से लेके 50 किलोमीटर की जो सीमा है उसमें पाई जाती है O3, और वो क्या करती है, वो अवशोषण करती है किसका, पराबैंगनी किरणों का। आगे बात करें तो स्ट्रेटोस्फियर पृथ्वी से वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ने पर क्षोभ मंडल के बाद दूसरी परत है। ठीक है, आगे इसमें देख लेते हैं, हवाई जहाज, गर्म हवा, ऊपर वाला छोड़ दो, एक पैराग्राफ नीचे आ जाओ। हवाई जहाज, गर्म हवा के गुब्बारे आदि के लिए जो है ये परत
सुविधाजनक है। क्यों सुविधाजनक है? क्योंकि यहाँ पे जो है धूल के कण वगैरह पाए नहीं जाते। तो एरोप्लेन वगैरह भी याद देखना आप इसी लेयर में उड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि टर्बुलेंस नहीं होगा, टर्बुलेंस नहीं होगा, झटके नहीं आएंगे, कोई चीज़ होगी नहीं वहाँ पे, वायुमंडल की कोई क्रिया नहीं है, मौसमी कोई घटना नहीं चलेगी, तो इसलिए वहाँ इस परत में जो है उड़ना पसंद करते हैं। किंतु लंबवत वायु प्रभाव की कमी ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली जो है पदार्थ, जैसे हम बात करें CFC, अंतरिक्षीय उपग्रह, रॉकेट के जो है उत्सर्जन, ज्वालामुखी उत्सर्जन आदि लंबे समय तक स्थिर बने रहते हैं। यही कारण है ना, इसलिए हम बात करते हैं कि O3 का सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या हो जाती है। हम CH4 की बात कर लेते हैं, मीथेन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, CFC की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि एक बार अगर उस एरिया में पहुंच गई तो वहीं स्टक होकर रह जाती है। वो कैसा जोन है? वो बिल्कुल स्टक वाला जोन है, मतलब वहीं चीज़ सारी के सारी स्थिर है, कोई मॉलिक्यूल है वहाँ पे तो वहीं मौजूद है, कोई टर्बुलेंस नहीं, कोई मूवमेंट नहीं उस एरिया में, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें क्या वहीं स्टक होकर रह जाती हैं, और इसलिए जो है O3 को सबसे ज़्यादा डैमेज हो जाता है वहाँ पे। इवन एरोप्लेन्स जो भी उड़ते हैं, ये भी जो पीछे से गैसेज वगैरह निकालते हैं, वो सारी वहाँ पे हानिकारक हो जाती हैं O3 के लिए। समताप मंडल में ताप का ऊंचाई के साथ कम होना और अब रुक जाता है, ठीक है, और निचली परतों में जो है तापमान स्थिर हो जाता है। ये कहाँ से गलत लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं सही है, ठीक है। समताप मंडल का, समताप मंडल में क्या होता है बेटा, फिर वापस क्या होता है यहाँ पे समझो। ये समताप मंडल की एक लेयर ले लेते हैं हम, 20 किलोमीटर तक से लेके 50 किलोमीटर तक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लेयर में जो है लगभग 25 से लेके 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्या है, O3 गैस है। यहाँ तो पहले स्थिर है, यहाँ तेजी से बढ़ा और फिर यहाँ पे ऊपर जाते आते कम हो जाता है। इसके ऊपर जो है समताप जो सीमा पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर, वहाँ आते आते ना डिक्रीज हो जाती है। सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर पहुँच जाता है मध्य मंडल में। वायुमंडल का अगर पूछा जाए सबसे ठंडी लेयर कौन सी है, तो मध्य मंडल है। -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है वहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सही है, ओजोन परत के ऊपर की ओर बढ़ने पर लगता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर और शोभ मंडल की हम बात करें कि बीच की सीमा को, ये कहां से आ गई बीच में लाइन, चलो ठीक है, ये रिपीट हो गई, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये बाउंड्री अपन ने पढ़ी ली। मेसोस्फीयर की बात करते हैं। ये समताप मंडल जो है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी तीसरी परत है जो 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक फैली हुई है। तीसरी थर्ड लेयर जो है ना मेसोस्फीयर, वो कैसी है, कहां से लेके कहां तक फैली हुई है, 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस परत में तापमान वापस गिरने लगता है और -90 डिग्री सेंटीग्रेड है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है यहाँ पे। समताप मंडल के साथ इसका संक्रमण क्षेत्र जो है स्ट्रेटोपॉज कहलाता है और चौथी परत जो है आइनोस्फीयर के साथ इसका संक्रमण सीमा जो है मेसोपॉज कहलाता है। द मेसोस्फीयर इज अबाउ द स्ट्रेटोस्फीयर लेयर, स्टार्ट एट 50 kilometer above the Earth's surface and goes up to 85 kilometer in the mesosphere. The temperature gets colder. The top of the mesosphere is the coldest part of the Earth. ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा पार्ट क्या होता है, यही सीमा होती है। इसके बाद आयन मंडल देखते रहते हैं, इंपॉर्टेंट मंडल है, ये नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती। आधे मेसोस्फीयर से जो है चुंबकीय मंडल तक, चुंबकीय मंडल तक यानी जो मिडिल ऑफ द मेसोस्फीयर है 60 किलोमीटर से लेके, हम चुंबकीय मंडल कहाँ पे बात कर रहे हैं, 650 किलोमीटर तक गैसें जो है आयनीकृत अवस्था में मिलती हैं। आयनीकृत यानी आयनाइज पार्टिकल मिलते हैं वहाँ पे गैसेस के, ठीक है, ब्रेक डाउन पार्टिकल मिलते हैं, आयनाइज पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। इसी भाग में जो है को आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल आयनोस्फीयर में गैसों के अणु एवं परमाणु सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण जो है कणिका विकिरण, ठीक है, कॉस्मिक किरणों के कारण जो है हम बात करें आयनाइज हो जाते हैं तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया बात करें तो इलेक्ट्रोनाइज पार्टिकल्स मिलने लग जाते हैं। किसके कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण, जो भी कॉस्मिक किरणें आ रही हैं हमारे यहाँ, ठीक है, उनके कारण जो है पार्टिकल ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो एटॉमिक अवस्था में पहुंच जाते हैं, आपके हम बात करते हैं आयनीकृत हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं पूरे के पूरे पार्टिकल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के रूप में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं वहाँ पे। सूर्य के विकिरण सौर जो है कलंक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सौर कलंक क्या होता है, अब सूरज मैंने आपको पढ़ाया नहीं, सन नहीं पढ़ाया, तो सन स्पॉट आपने देखा होगा, सन स्पॉट बनता है सूरज का, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम पे, ठीक है। हम बात करें हमारे वहाँ से सूरज के वहाँ से बहुत सारी आंधियाँ भी चलती हैं। ये एटमॉस्फेयर नहीं होता ना तो पृथ्वी झुलस चुकी होती बहुत बार। हमारे सैटेलाइट्स जो है ना उनको सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुँचाते हैं, सौर आंधियाँ, जो सोलर विंड्स है ना ये सैटेलाइट को नुकसान पहुँचाती हैं काफ़ी।
ये हमारे वायुमंडल की इस सीमा में घुसती हैं। और यही कारण है जो आपको हम बात करते हैं ना, वो उत्तरी ध्रुव गोलार्ध पे अभी लद्दाख के लिए चला था काफ़ी, कि लद्दाख में देखा गया नाइट जो है, बोलते हैं अपन नाइट स्काई में, जो कलरफुल स्काई जो देखा गया हमें, है ना, अरोरा की लाइट्स जिसे कहते हैं, वो देखी गई थी लद्दाख में रिसेंटली। ऐसी नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल पे भी देखने को मिलती हैं। अरोरा बोरोलिस कहते हैं, ऊपर हम बात करें नॉर्थ पोल पे, और दक्षिणी गोलार्ध पे हम बात करें जो साउथ पोल पे देखने को मिलती है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ऐसे याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया नीचे है दक्षिणी गोलार्ध पे, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है नीचे चलती है और अरोरा बोरोलिस जो है वो ऊपर चलती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये जब वहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, जो कॉस्मिक रेज हैं या फिर सोलर विंड्स हमारे यहाँ एंटर होती हैं, तो इन्हीं पार्टिकलों के साथ टकराती हैं, और ये पार्टिकल क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं और कलरफुल जो है दिखाई देते हैं नीचे के नाइट स्काई में हमें, ठीक है, इसलिए वो रंगीन हो जाता है आसमान हमारा। तो सौर कलंक जो है आकाशीय स्थिति के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है। आयन मंडल को फ्री इलेक्ट्रॉन के घनत्व और आयनीकरण की मात्रा के आधार पर मंडलों में जैसे डी लेयर, ई लेयर तथा एफ परतों में विभाजित किया गया है। आगे बात करते हैं, किया जाता है, सबसे नीचे जो है वो कौन सी लेयर पाई जाती है, डी लेयर पाई जाती है, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी के रेडियो तरंगों का अवशोषित करती है। अवशोषित करती है किसकी, हाई फ्रिक्वेंसी की जो रेडियो तरंग है ना, इनको अवशोषित करती है। आगे बात करते हैं, रात को यह तरंग बहुत कम जो है घनी होती है, ये रे गलत आ गया यहाँ पे, ये बहुत जो है बहुत कम घनी होती है और रेडियो तरंगें जो है इससे पार कर देती है। इसलिए दूरी पर स्थित रेडियो स्टेशन पर एएम, ठीक है, रेडियो सिग्नल जो है दिन की तुलना में रात को रेडियो पर आसानी से मिल जाते हैं। अब क्यों मिल जाते हैं कि दिन में जो है ना ये लेयर वगैरह जो एब्जॉर्ब कर लेती है, आपने देखा होगा दिन में रेडियो की अपेक्षा रात में बढ़िया रेडियो चलता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर होता है ना, पीछे रेडियो है, किसी के पास रेडियो होगा तो आप देखोगे उसमें कि पीछे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर होता है, उसमें SW वेव्स भी होती हैं, यानी शॉर्ट वेव्स होती हैं, ठीक है, लॉन्ग वेव्स वाला भी होता है, उसमें पीछे से डाइवर्ट कर दो तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, उसके आधार पे जो ना सिग्नल्स मिलते हैं। ये लेयर क्या करती हैं बेटा, अभी मैं बताता हूँ, आगे शायद इमेज डल रही होगी, एक इमेज तो होगी आपके लिए डाला था, ये होती है बेटा डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर। और ये इस टाइप की जो लाइटें होती हैं ना, इसे कहते हैं अरोरा बोरोलिस लाइट, अरोरा ऑस्ट्रेलिया लाइट, ये अरोरा की रोशनी है। तो ये कब पैदा होती है, ये नॉर्थ पोल पे जो है ना, ये नॉर्थ पोल पे भी पैदा होती है, किस कारण, इसी आयन मंडल के कारण, ये जो आयन मंडल है ना इसी के कारण पैदा होती है। और नीचे साउथ पोल पे भी पैदा होती है। साउथ पोल पे ऑस्ट्रेलियस कह देते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलियस कह देते हैं, और इसे नॉर्थ पोल पे क्या कह देते हैं, अरोरा बोरोलिस, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे डी लेयर होगी, ई लेयर होगी, एफ लेयर, ये क्या कर रही है, ये रेडियो टावर से जितने सिग्नल्स जा रहे हैं ना, इनको रोकने का और वापस रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। अब कैसे करती है, दिन का टाइम है, अब ये दिन का टाइम क्या हो गया, दिन के टाइम में डी लेयर ने तो कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज को ऊपर तक ले गई, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद ई लेयर तक पहुंच गई, ई लेयर ने टकरा के भेज दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ लेयर्स को जो है ना, जो ई लेयर ने एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो दिन के टाइम पे जो है रेडियो सिग्नल्स वीक पड़ जाते हैं, रेडियो सिग्नल वीक हो जाते हैं। और रात के टाइम क्या हो जाता है, सूरज होता नहीं है, सूरज हो जाता नहीं है, तो ये आयनीकरण जो कंडीशन है ना, ये थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती है, सारी की सारी लेयर्स, ठीक है, ये लेयर स्टेबलाइज हो जाती है, यानी डी लेयर, ई लेयर, ये सारी की सारी खत्म हो जाती हैं, जो अनड्यूलेटिंग चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं, केवल एक एफ लेयर बचती है, और ये आसानी से जो ना बिना किसी रुकावट के आपके सिग्नल्स को ट्रांसफर करने देती है। यही चीज जो है अपन इसमें पढ़ने वाले थे, ठीक है, यही चीज जो है यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे। आगे बात करते हैं, तो डी लेयर के ऊपर ई लेयर पाई जाती है, जैसे कैनेली हेविसाइट लेयर भी कहते हैं, है ना, मिलती है, जो एक्स जो है एक्स किरणों को, ठीक है, एक्स किरणों को अवशोषित कर लेती है। और हम बात करें, यह भी रात को नहीं दिखाई देती है। इसके ऊपर जो है 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लेयर पाई जाती है, जिसे एप्लिटन लेयर मिलती है, जहां अधिकतर जो है पराबैंगनी विकिरण अवशोषित होते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी अर्थात है ना लघु तरंगे यानी शॉर्ट वेव तरंगे, शॉर्ट वेव के अधिक दूरी वाली रेडियो प्रसारण इसी परत में परावर्तित की जो है किरणों के द्वारा संभव हो पाता है। तो शॉर्ट वेव्स के ऊपर जितना भी आपको करना है काम, वो सब रात में हो पाता है, इसी लेयर के कारण हो पाता है, ठीक है। आयनोस्फीयर की बात करें कि फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन आसानी से होता है, जिससे रेडियो समाचार में मदद मिलती है। इसी मंडल
में हम बात करें, ध्रुवीय क्षेत्र पे रात को अधिक ऊर्जा वाले प्रकाश उत्सर्जित जो है करते हैं कण, ठीक है। इन्हीं कणों के कारण अरोरा ज्योति जिसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव पे जो है अरोरा बोरेलिस कहलाई जाती है और दक्षिणी ध्रुव पे जो है अरोरा प्रकाश जो है अरोरा ऑस्ट्रेलिस दिखाई पड़ता है। तो ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर पे हो जाता है। इसी भाग में हम बात करें, तापमान पुनः ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है और 1000 किलोमीटर से तक जो है ये बढ़ता है। अत्यधिक तापमान के कारण, ठीक है, उत्पन्न अत्यंत कम दबाव के कारण जो है स्थिति में गैसों पर पराबैंगनीय फोटोन्स तथा उच्च वेगीय जो है कणों के द्वारा जो है लगातार प्रहार होता जाता है। और ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं बेटा? ये सारे के सारे आते हैं कहाँ से? सोलर जो रेडिएशन है उनसे निकलते हैं, कॉस्मिक एरिया से निकलती हैं, है ना। तो ये देख लेना आप, नॉर्मल समझने के लिए चीज़ था। तो कुल मिला के यहाँ पे मेजर थी फ्रिक्वेंसी आपके ई लेयर, डी लेयर और एफ लेयर, ठीक है। ये याद रखना, मेजर फ्रिक्वेंसीज याद रख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी बता दिया। एफ लेयर जो है मैक्सिमम जो है फ्रिक्वेंसीज इसी के कारण आ पाती हैं। शॉर्ट वेव जो है वो आपके इसी के कारण वर्क हो पाता है। आगे बात करते हैं आयन मंडल को। चलिए, ये तो सेम चीज़ आ गई, छोड़िए। एग्जॉस्फीयर देख लेते हैं अपन। वायुमंडल का सबसे ऊपरी और भारी भाग जो है 650 किलोमीटर से आगे अंतरिक्ष तक फैला है और इसकी बाहरी सीमा जो है सामान्यतः 1000 किलोमीटर तक जो है समझी जाती रही है। लेकिन इसको निर्धारित करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि गैस जो है ना, अब क्या होता है, अब इतनी ऊंचाई पे जब चल जाओगे ना तो गैस पे ग्रेविटी तो कम लग रही है, तो कहीं पे जो है हो सकता है पार्टिकल नीचे मिल रहे हैं, कहीं पे ऊपर तक मिल रहे हैं, तो ये एक्सटेंडेड जो है ना कम ज़्यादा वहाँ पे होता रहता है, ठीक है। वैसे तो हम बात करें 600 किलोमीटर के आगे जो है अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, ठीक है, 650 किलोमीटर से। लेकिन भारी सीमा जो है ना सामान्यतः 1000 किलोमीटर तक मानी जाती है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि 10,000 किलोमीटर तक जो है ना हम एटमॉस्फेयर मानते हैं, लेकिन जो गैसेस के पार्टिकल है ना, जो कण, मोस्टली क्या है 1000 किलोमीटर की सीमा तक ही सीमित हो जाते हैं। कई बार हाइड्रोजन परमाणु इस सीमा के ऊपर भी मिलते हैं, जो पराबैंगनी किरणों के जो है प्रकीर्णन से टकराकर जियो कोरोना, हाँ ना, जियो कोरोना जिसे कहते हैं, चमकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम बात करें, जियो कोरोना जैसे सूरज का कोरोना होता है ना, वैसे इसे जियो कोरोना, पृथ्वी का भी एक कोरोना होता है, आउटर एरिया रहता है जो चमकता है, ठीक है। मंडल में हम बात करें, वायुमंडल में, ठीक है। इसी के बाद हम बात करें, इसके अलावा इसकी सीमा को हाइड्रोजन अणुओं पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की तुलना में सूर्य विकिरण के प्रभाव होने की स्थिति तक भी समझा जाता है, जो कि 10,000 किलोमीटर से आगे तक मिलती है। कितने किलोमीटर तक आगे मिलती है? 10,000 किलोमीटर तक से भी आगे इसके प्रभाव, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं हाइड्रोजन के, वो मिलते हैं। इसमें ऊंचाई के साथ जो है तापमान में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि अब तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर से बाहर ही निकल रहे हो आप, है ना। तो सूरज के सामने पहुंचते जा रहे हो, सूरज के सामने पहुंचते जा रहे हो, तो बिल्कुल टेम्परेचर तो भयंकर बढ़ ही जाएगा। इसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस की जो है प्रधानता अधिक होती है। हल्की गैस है हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह, तो इसकी प्रधानता जो है वो ज़्यादा होती है दोस्तों। इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो मैंने पढ़ाई दिया, फिर भी एक रीडिंग ले लेते हैं। ग्रीन हाउस का जो है प्रयोग ठंडे देशों में किया जाता था, सब्जी आदि के उगाने के लिए किया जाता था, ठीक है। हमारा वायुमंडल भी जो है ग्रीन हाउस की तरह ही काम करता है। सूर्य से लघु तरंगे के रूप में जो है विकिरण वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, पर पृथ्वी से विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होते हैं, जो आसानी से बाहर नहीं जा पाते। इस प्रकार धरातलीय तापमान जो है तापक्रम गर्म रह जाता है। पृथ्वी में हम बात करें ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि की मात्रा जो है अनावश्यक रूप से वृद्धि के फलस्वरूप पृथ्वी द्वारा विकसित दीर्घ तरंगें रोकी जा रही हैं, जिससे जो है भूमंडलीय तापमान जो है ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं कि समस्या उत्पन्न हो रही है। सीधी सी बात, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वही शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स की जो कहानी मैंने बताई थी आपको, है ना। सूर्य का प्रकाश जो है शॉर्ट वेव्स, है ना, ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करता है और पृथ्वी को गर्म करता है। इसी ऊर्जा का एक भाग जो है पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं ना एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं पृथ्वी की सतह पे, ठीक है, और कुछ जो है ना वो रिफ्लेक्शन में के उसमें आ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी यही काम करती है, वो जो रिफ्लेक्शन की दर है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है बेटा। इसके आगे हम बात करें, इस ऊर्जा को एक भाग जो है ना पृथ्वी की सतह से होता है और फिर कुछ भाग जो है परावर्तित हो जाता है और वापस जो है अंतरिक्ष की ओर विकृत हो जाता है। लेकिन जैसे ही यह गर्मी वायुमंडल के मध्य से ऊपर जाती है, तो इसमें कुछ विभिन्न ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा फंस जाती है
उसी में ग्रीन हाउस गैसेज द्वारा ये फंस जाती है। ग्रीन हाउस गैसेज में अब कौन कौन सी हो जाएंगी, वाटर वेपर्स भी आते हैं ग्रीन हाउस गैस में, याद रखना, ठीक है। ग्रीन हाउस की जो प्रॉब्लम है उसमें वाटर वेपर भी मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि एब्जॉर्बिंग का काम करता है, वो गर्मी को एब्जॉर्व करता है। साथ के साथ वो एक और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। और गैस जो है वो नहीं छोड़ती हैं, अंतरिक्ष में नहीं जाती, ये सारे के सारे जो विकिरण है यह बदले में पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती है। ग्रीन हाउस गैसेज में जलवाष्प, याद रखना मेजर रोल किसका, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड सॉरी, ठीक है, ओजोन और कुछ कृत्रिम रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जो है इसमें शामिल होता है, CFC भी शामिल होता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं। द सनलाइट, हम बात करें, शॉर्ट वेव रेडिएशन पास into the planet atmosphere and warms the earth. Part of the energy is absorbed by the earth's surface, transformed into heat. Long wave radiation हम बात करें, heat and radiation goes back towards the space, but as this heat goes up through the atmosphere, some of it is trapped by the different greenhouse gases and does not escape. It does not escape into the space. This in turn warm the earth atmosphere, and greenhouse gases include water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone and some artificial chemicals like CFC, chlorofluorocarbon। यही चीज़ जो है मैंने अभी ट्रैपिंग वाली आपको समझाई थी कि शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती है, लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है और यहीं फंस के रह जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स के कारण, ठीक है। तो ये लगभग जो है एटमॉस्फेयर मैंने आपका जो है क्लियर करा दिया दोस्तों। यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर हो चुका। किसी को कोई डाउट हो तो वीडियो के बाद में ना कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल में पढ़ा अपन ने, ठीक है। इसके आगे भी डिटेल होती है लेकिन इससे काम हो जाएगा आपका सारा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगली सभा में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।